इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था गुप्त साम्राज्य के बारे में। अब आगे बढ़ते हुए उस सीरीज को बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे वाकाटक वंश, और इससे आगे जो भी टॉपिक मिलेगा हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वाकाटक राजवंश के बारे में हम लोग जानते हैं। अब वाकाटक राजवंश की स्थापना की बात है तो 255 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई, और इसका स्थापना करने वाला व्यक्ति जो था वो कौन था? बिंद शक्ति नामक व्यक्ति था। इसके पूर्वज जो थे वो सातवाहनों के अधीन बरार या विदर्भ के स्थानीय शासक थे। बिंद शक्ति के बाद उसका पुत्र जो होता है प्रवरसेन प्रथम, जो कि 275 से 335 ईस्वी का उसका पीरियड रहा, जो कि शासक हुआ। वाकाटक वंश का वह अकेला ऐसा शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, वाकाटक वंश का वह एक अकेला शासक कौन? तो प्रवरसेन, ठीक है ना, जो कि सम्राट की उपाधि धारण किया था। ठीक है, पुराणों से पता चलता है कि इसने कितने? तो 4 अश्वमेध यज्ञ भी किया था। प्रवरसेन के पश्चात यानी कि उसके बाद वाकाटक साम्राज्य जो था वो 2 शाखा में विभक्त हो गया था। कितने शाखा में? 2 शाखा में, प्रधान शाखा तथा वासीय शाखा। ठीक है, प्रधान शाखा यहाँ पर देख सकते हैं, और वासीय यानी कि वरसगुल्म शाखा। दोनों शाखाएं जो थी वो समानांतर शासन कर रही थी। मतलब कुछ क्षेत्र में मान लिए कि वो कर रहा था तो उसी प्रदेश का दूसरा क्षेत्र में मतलब एक में प्रधान शाखा कर रहा था तो दूसरा में वसीय शाखा कर रहा था। प्रधान शाखा के जो प्रमुख राजा हुआ वो रुद्रसेन प्रथम हुआ। देखिए यहाँ पर पीरियड भी दिया हुआ है 335 से 360 ईस्वी। फिर प्रभावती गुप्ता का संरक्षण काल 390 से 410 रहा। प्रवरसेन द्वितीय की बात किया जाता है तो यहाँ पर देखिए ये 401 मिनट, ये तो गड़बड़ है। ठीक है, ये 41 नहीं 410 होगा। ठीक है, 410 से 440 ईस्वी। नरेंद्र सिंह की बात करते हैं तो 440 से 60 ईस्वी, और पृथ्वी सेन द्वितीय की बात करते हैं 460 से 480 ईस्वी तक इसने सत्ता को संभाला था। ये सभी प्रधान शाखा का राजा की बात हो रही थी। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वो अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का जो विवाह था वो वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था। ठीक है, वाकाटकों का राज्य गुप्त एवं शक राज्यों के बीच था। राज्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने इस संबंध को स्थापित किया था। विवाह के कुछ बाद यानी कि कुछ समय बाद जो है रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। क्योंकि दोनों पुत्र दिवाकर सेन एवं दामोदर सेन जो वो अवयस्क था, इसलिए जो है प्रभावती गुप्ता शासन को संभाल ली। यह काल वाकाटक गुप्त संबंध का स्वर्ण काल था, क्योंकि देखिए यहाँ पर जब उसकी बहन ही जो वहाँ की शासिका बन गई तो चंद्रगुप्त द्वितीय से उसका संबंध जो है बहुत ही बेहतर रहा। कहने का मतलब गुप्त साम्राज्य और वाकाटक साम्राज्य का ये स्वर्ण काल कहा जाता है, सबसे बेहतरीन काल। ठीक है, प्रभावती गुप्ता के संरक्षण काल के बाद उसका कनिष्ठ पुत्र जो दामोदर होता है, दामोदर सेन प्रवरसेन द्वितीय के नाम से वो गद्दी पर बैठ जाता है। पृथ्वी सेन द्वितीय वाकाटकों की प्रधान शाखा का अंतिम शासक था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद उसका राज्य बसीम शाखा के हरिसेन के हाथों में चला जाता है। अब इसके बाद देखिए बसीम शाखा देख लेते हैं। वाकाटक के ही बसीम शाखा, वो प्रधान शाखा की बात हो रही थी, अब बसीम शाखा में देख लेते हैं। वाकाटक वंश की शाखा की स्थापना 330 में सम्राट प्रवरसेन के छोटे पुत्र सर्वसेन ने की थी। उसने वत्सगुल्म नामक स्थान पर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। वत्सगुल्म जो था वो महाराष्ट्र के अकोला जिले में आधुनिक वासीम में स्थित है। वासीम शाखा के प्रमुख राजा की बात करते हैं तो सर्वसेन बिंद शक्ति द्वितीय। यहाँ पर जो दिया गया पीरियड दिया गया है 350 से 400 ईस्वी। प्रवरसेन द्वितीय की बात करते हैं 400 से 415 ईस्वी। हरिसेन की बात करते हैं 475 से 510 ईस्वी। हरिसेन वसीम शाखा का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा हुआ। ये देखिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह वाकाटक वंश का अंतिम ज्ञात शासक है। वाकाटक वंश के राजा प्रवरसेन द्वितीय जो था वो मराठी प्राकृत काव्य सेतुबंध की रचना उसने की थी, तथा सर्वसेन जो था वो हरि विजय नामक प्राकृत काव्य ग्रंथ को लिखा था। संस्कृत की वैदर्भी शैली का पूर्ण विकास वाकाटक नरेशों के दरबार में हुआ। कुछ विद्वानों का मत है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि जो कालिदास थे वो कुछ समय तक प्रवरसेन द्वितीय की राजसभा में निवास उन्होंने किया था, और वहाँ जो था उसके सेतु बंध का संशोधन उन्हीं के द्वारा किया गया, तथा वैदर्भी शैली में अपना काव्य मेघदूत को उन्होंने लिखा। वाकाटक नरेश ब्राह्मण धर्मावलंबी का था। वे शिव एवं विष्णु के उपासक थे। ठीक है, अब देखते हैं आगे। वाकाटक नरेश पृथ्वीसेन द्वितीय के सामंत व्याघ्र देव ने रचना के मंदिर का निर्माण किया। अजंता का 16वां था 17वां गुहा विहार और 19वें गुहा चैत्य का निर्माण वाकाटकों के शासनकाल में हुआ था। अब आगे देखते हैं हम लोग पुष्पभीति वंश या वर्धन वंश। इससे भी प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। यहाँ पर जो है हर्षवर्धन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आगे चल के। आइए देखते हैं गुप्त वंश का जब पतन होता है उसके बाद नए राजवंशों का उदय होता है, जिसमें
प्रमुख कौन कौन रहे तो देखिए मैत्रक, मौखरी, पुष्यभूति, परवर्ती गुप्त और गौड़ प्रमुख थे। इन राजवंशों में पुष्यभूति वंश के शासकों जो था वो सबसे विशाल साम्राज्य का स्थापना किया था, तो उसी का हम लोग यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। पुष्यभूति वंश का संस्थापक की बात करते हैं तो पुष्यभूति था। इसकी राजधानी की बात करते हैं तो थानेश्वर में हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित वर्तमान थानेश्वर स्थान में थी। प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था, देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, तथा प्रथम प्रभावशाली शासक था जिसने परम भट्टारक और महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण इसने किया था, प्रभाकर वर्धन ने। ठीक है, प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती थी जिसके दो पुत्र थे, राजवर्धन और हर्षवर्धन, और एक पुत्री थी जिसका नाम था राजश्री। ठीक है, राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी राजा ग्रहवर्मा के साथ हुआ था। मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर देता है। ठीक है, और राजश्री को उसने बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र गौड़ नरेश शशांक जो था उसने धोखा देकर राजवर्धन की हत्या कर दी। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था, इसके बारे में थोड़ा दिया गया है। उसने बोधि वृक्ष बोधगया में जो स्थित था उससे कटवा दिया था। अब देखिए इसके बाद की घटना, जब राजवर्धन की मृत्यु हो जाती है उसके बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में मात्र हर्षवर्धन जो होता है वो थानेश्वर की गद्दी पर बैठ जाता है। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। उसने परम भट्टारक जो कि प्रभाकर वर्धन ने भी इस चीज़ का उपाधि धारण किया था, याद रखिएगा कि उपाधि उसने धारण की। ठीक है, हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया और उसे अपनी राजधानी बनाया। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच जो युद्ध हुआ वो नर्मदा नदी के तट पर हुआ। इसमें कहा जाता है कि हर्ष की पराजय हुई थी। चीनी यात्री ह्वेनसांग जो था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में ही भारत आया था, नोट देख लीजिए। ह्वेनसांग को यात्रियों का में राजकुमार, नीति का पंडित और एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। यह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। हर्ष 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे तथा 643 और 645 ईस्वी में 2 चीनी दूत उसके दरबार में आए थे। 41 में भेजा, 43-45 में आया। ठीक है, हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किया। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे। प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था। चीनी यात्री ह्वेनसांग से मिलने के बाद बौद्ध धर्म का महायान शाखा का राजर्षय प्रदान करने तथा वह पूर्ण बौद्ध बन गया। ठीक है, हर्ष के समय में नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। ठीक है, हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था जिसे महामोच परिषद कहा जाता था। ह्वेनसांग स्वयं छठे समारोह में सम्मिलित हुआ। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्षचरित एवं कादंबरी की रचना की। बाणभट्ट के गुरु भर्तृ थे। प्रियदर्श का इंपॉर्टेंट है, रत्नावली, नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना स्वयं कहा जाता है कि हर्ष ने किया था। लेकिन एक और ही कहानी प्रचलित है, कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष से जो पुरस्कार लेकर उसके नाम से तीनों नाटक लिख दिए। हर्ष को भारत का हिंदू सम्राट कहा जाता है, लेकिन वह न तो कट्टर हिंदू था और न ही सारे देश का शासक ही। हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराज अथवा महासामंत कहे जाते थे। हर्ष के मंत्रिपरिषद के मंत्री को सचिव या अमात्य कहा जाता था। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। प्रत्येक भुक्ति का शासक राजस्थानीय, उपरिक अथवा राष्ट्रीय कहलाता था। भुक्ति का विभाजन जिलों में हुआ था। जिले की संज्ञा थी विषय, जिसका प्रधान विषयपति होता था। विषय के अंतर्गत कई पाठक आधुनिक तहसील होते थे। ग्राम शासन की सबसे छोटी जो इकाई थी वो ग्राम शासक का प्रधान ग्रामाक्ष पटलिक कहा जाता था। पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा गया है। दंड पासिक तथा दांडिक पुलिस विभाग के ही अधिकारी हुआ करते थे। अश्व सेना के अधिकारियों के बृहदेश्वर, पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत तथा महाबलाधिकृत कहा जाता था। हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुलायंत्र जल पंप का उपयोग यानी कि उल्लेख मिलता है। हर्षचरित के अनुसार हर्ष की मंत्रिपरिषद देख ले, भंडी मतलब प्रधान सचिव, सिंहनाद मतलब प्रधान सेनापति, कुंतल मतलब अश्व सेना का प्रधान और स्कंद गुप्त मतलब गज सेना का प्रमुख। आगे देख लेते हैं हम लोग। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द का उल्लेख पाया गया। अब आगे का जो टॉपिक होगा वो होगा दक्षिण भारत का प्रमुख राजवंश। लेकिन आज तक जो है आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि इस तरह का अपडेट आपको मिलता रहे। तब तक थैंक यू, जय हिंद।